Good morning, all of you. Myself, Dr. Balbir Singh, Assistant Professor, Political Science, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू। इस वीडियो श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख संविधान नामक राजनीति विज्ञान के पक्ष में से स्विट्जरलैंड के संविधान की मौलिक विशेषताओं के बारे में अवलोकन और विश्लेषण करना। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करें उससे पहले हमें ये भी समझना है कि प्रत्येक राष्ट्र में एक संविधान होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है और उसके अनुरूप उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। स्विट्जरलैंड में भी संविधान 1848 में सबसे पहले बनाया गया और उसके पश्चात समय और परिस्थितियों के अनुसार या हम यूँ कहें आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ के संविधान के प्रावधानों में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए और 1874 में और बदलाव किए गए। उसके पश्चात हाल ही में 2001 में स्विट्जरलैंड का संविधान नए रूप में संशोधित करके नए रूप में लागू किया गया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण नए अनुच्छेद जोड़े गए। वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड में संविधान है उसमें 196 अनुच्छेद और 5 अध्याय उल्लेखित हैं और उनके अंतर्गत उसकी मौलिक विशेषताओं, मौलिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसकी एक एक विशेषता की हम चर्चा करें उससे पहले उस संविधान की मूल प्रवृत्ति को समझ लें। स्विट्जरलैंड का संविधान अलिखित होने के स्थान पर लिखित है। इसका अर्थ है इस रूप में स्विट्जरलैंड का संविधान एक सामान्य संविधानों की भांति है। सामान्यतः प्रत्येक राष्ट्रों में संविधान की प्रकृति लिखित ही हमें देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में भी संविधान की प्रकृति लिखित ही पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण सोच समझकर वहाँ के नागरिकों ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर किया, या हम कहीं अपनी आवश्यकता के अनुरूप सोच विचार और विमर्श के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने वहाँ संविधान के प्रावधानों को लागू किया। तो पहली विशेषता स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित संविधान है, एक लिखित दस्तावेज है और उसे जनता द्वारा स्वीकार किया गया है। जन संप्रभुता भी प्राप्त है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान भारत की भांति वहाँ का संविधान माना जाता है। दूसरी बात हम कहें तो स्विट्जरलैंड में शासन का जो स्वरूप है वो संघीय व्यवस्था वाला पाया जाता है, या हम कहें संविधान की प्रकृति संघात्मक है। ब्रिटेन की भांति स्विट्जरलैंड में संविधान की प्रकृति एकात्मक नहीं है। ये विशेषता स्विट्जरलैंड की अमेरिका से मेल खाती है, या हम कहें जिस प्रकार अमेरिका में संघ और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्यों की स्वायत्ता देखने को मिलती है। राज्यों में एक तरह से उच्च सदन है जो संघ सरकार का, उसमें सभी का समान प्रतिनिधित्व है। या हम कहें अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी संघीय संसद में उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ संविधान का स्वरूप संघात्मक पाया जाता है। कहने का अर्थ है वहाँ संघ और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा निश्चित शक्तियाँ बांट दी गई है और संविधान का स्वरूप संघात्मक है, जो कि ब्रिटेन की बात है। अब यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन करने या समझने के लिए कुछ प्रावधानों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ अमेरिका का ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड से मिलता जुलता। ब्रिटेन का ध्यान रखेंगे, वहाँ एकात्मक है, यहाँ संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वहाँ की दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रकृति संघीय है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। या हम यूँ कहें स्विट्जरलैंड का संविधान संघात्मक प्रवृत्ति लिए हुए है। ये स्विट्जरलैंड के संविधान की एक सामान्य विशेषता मिलती है। गणतंत्रात्मक शासन, ये विशेषता वहाँ पर भारत और अमेरिका की भांति है। अर्थात जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, जहाँ संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, वहाँ जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। या हम यूँ कहें वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। यह विशेषता स्विट्जरलैंड की ब्रिटेन से मेल नहीं खाती है। ये विशेषता भारत और अमेरिका से
और अन्य राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं से मेल खाती है। तीसरी विशेषता हम कहें तो स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्षता को संविधान में अपना लिया गया है। भारत की भांति धर्मनिरपेक्षता स्विट्जरलैंड के संविधान की एक मौलिक विशेषता है, अर्थात स्विट्जरलैंड का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और भारत की भांति वहाँ सभी धर्मों के प्रति शासन सत्ता द्वारा एक समान दृष्टिकोण रखे जाने का प्रावधान या हम कहें उल्लेख संविधान के अंतर्गत ही कर दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड संविधान के अनुरूप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया है, वहाँ सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखा गया है। अब हम कहें वहाँ संसद का जो स्वरूप है वो कैसा है, इसके आधार पर भी वहाँ के संविधान की विशेषता बतला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रकृति इस रूप में सामान्य है, अन्य राष्ट्रों से मेल खाती है। वहाँ पर भी अन्य देशों की भांति संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक पाया जाता है। संसद के 2 सदन हैं, पहले उनके नाम संसद का नाम संघीय सभा था, उसके 2 सदन हुआ करते थे, संघीय परिषद और संघीय संसद। इस प्रकार वर्तमान में उनका नाम बदल दिया गया है और उनके नाम अमेरिका की तर्ज पर प्रतिनिधि सभा और सीनेट रख दिया गया है। तो यहाँ केवल हमें इतने रखना है दिमाग में, ये हमें इस बात को ही स्पष्ट करना है कि अन्य राष्ट्रों की भांति स्विट्जरलैंड में भी संविधान द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, अर्थात वहाँ संसद के 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा जो वहाँ के संसद का निम्न सदन है और एक सीनेट जो कि वहाँ के संसद का उच्च सदन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं वहाँ संसद का स्वरूप द्विसदनात्मक है। एक कुछ विशेषता ऐसी जो कि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती, उनका उल्लेख, उनका प्रावधान केवल स्विट्जरलैंड में ही है। ऐसी 2-3 विशेषताएं स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। पहली विशेषता वहाँ तिहरी नागरिकता। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन या तो किसी राष्ट्र में इकहरी नागरिकता होती है जैसे भारत और ब्रिटेन में, या किसी राष्ट्र में दोहरी नागरिकता होती है जैसे अमेरिका जैसे राष्ट्र में। लेकिन स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। तिहरी के रूप में वहाँ एक रूप में व्यक्ति केंद्र का नागरिक है, संपूर्ण स्विट्जरलैंड का नागरिक है, दूसरे रूप में उस राज्य में रह रहा है उस राज्य का नागरिक है, और तीसरे रूप में जिस क्षेत्र विशेष में रहा है, स्थानीय स्तर पे जो सरकारें हैं उनके अंतर्गत वह रह रहा है, या हम कहें जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनमें उनकी भूमिका नागरिक के रूप में रहती है। तो एक विशिष्ट बात जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, वहाँ संविधान में तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात जो वहाँ एक अलग है, एक विचित्र है, जो अन्य देशों के संविधान में उल्लेखित नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के संविधान की अनूठी, मौलिक और विशिष्ट विशेषता मानी जाती है। हम सभी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ओर दृष्टिपात करें, तो हमें प्रतीत होता है कि लोकतंत्र तो प्रचलन में है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप प्रचलन में है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता के कारण, क्षेत्रफल की अधिकता के कारण, वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों के आकार में वृद्धि होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कार्य खुद नहीं कर सकती। इसके लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, अर्थात शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, और प्राय सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों में हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखलाई पड़ता है। जनता खुद शासन न करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है, और सभी राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में दिखलाई पड़ता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये बात विशिष्ट है, विचित्र है। वहाँ पर आज भी कुछ कैंटेनों में वहाँ 4 अर्ध कैंटेन और 1 पूर्ण कैंटेन, वहाँ पर राज्यों को कैंटेन कहा जाता है, अर्थात वहाँ कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण आज भी दिखलाई पड़ते हैं। वहाँ पर जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्राय 3 लक्षण माने जाते हैं, आरंभक, जनमत संग्रह और लोकसभाएं। ये 3 लक्षण हैं जिनके ऊपर हम समझ भी सकते हैं कि जनता की सभाओं में निर्णय होते हैं, जनता का मत जानकर सरकार काम करती है, और कई बार कानून निर्माण की प्रक्रिया जनता आरंभ कर सकती है, इसको आरंभक के नाम से जाना जाता है। ये 3 विशेषताएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पाई जाती है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटेनों में ये तीनों प्रवृत्तियाँ आज भी देखने को मिलती हैं।
तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मुख्य आधार है और वहाँ के संविधान में कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है। इसी कारण उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी माना जाता है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था का अवलोकन करें तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी माना जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन स्विट्जरलैंड के संविधान की एक विशिष्ट विशेषता मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की तीसरी विशिष्ट विशेषता ऐसी जो अन्य देशों में नहीं है, बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका एकल ही सभी राष्ट्रों में पाई जाती है, अर्थात कार्यपालिका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है और वह एक ही व्यक्ति संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्राय सभी राष्ट्रों में कार्यपालिका का एकल स्वरूप ही देखने को मिलता है, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो। सभी राष्ट्रों में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्राध्यक्ष जो एक व्यक्ति है उसको ही सारी शक्तियाँ प्रदान की जाती है, चाहे उसकी शक्तियाँ बाद में कोई दूसरे पदाधिकारी प्रयुक्त करते हो, उनका प्रभाव चाहे हो, लेकिन संविधान द्वारा एक ही व्यक्ति को कार्यपालिका शक्ति दी जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्तियों के लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी न बनाकर वहाँ एक परिषद होती है, संघीय परिषद, और उसमें 7 सदस्य होते हैं। वो 7 सदस्य संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन 7 में से एक एक व्यक्ति एक वर्ष के लिए वहाँ कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करता है या राष्ट्रपति के रूप में अपने काम को संपन्न करता है। तो कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर वहाँ सामूहिक रूप से उन 7 व्यक्तियों को 7 सदस्यों को प्राप्त होती है जो कि संघीय परिषद के सदस्य होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का स्वरूप बहुल पाया जाता है, अर्थात वहाँ बहुल कार्यपालिका पाई जाती है और ये प्रावधान वहाँ के संविधान में उल्लेखित किया गया है। और अन्य राष्ट्रों की भांति कार्यपालिका शक्ति प्रयुक्त करने के लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। सामूहिक रूप से संघीय परिषद के 7 सदस्य बारी बारी से वरीयता के आधार पर कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं वहाँ बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। फिर न्यायपालिका की स्थिति देखें, वहाँ आगे की विशेषता तो सामान्य सी है। न्यायपालिका या तो कमज़ोर होती है या शक्तिशाली होती है किसी राष्ट्र में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप। जैसे भारत अमेरिका जैसे में शक्तिशाली है, ब्रिटेन जैसे देशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में न्यायपालिका एक साधारण निकाय के रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका दुर्बल स्थिति में है, न्यायपालिका कोई प्रभावशाली स्थिति नहीं रखती, एक साधारण स्वरूप, साधारण शक्तियाँ और साधारण निकाय के रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं न्यायपालिका एक दुर्बल स्थिति में स्विट्जरलैंड में प्रचलन में है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के संविधान की और विशेषताओं का अवलोकन करें तो स्विट्जरलैंड के संविधान की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि वहाँ लोकप्रिय संप्रभुता पर जोर दिया जाता है। वहाँ संप्रभु जनता है, जनता को सर्वोपरि और संप्रभु माना गया। भारत की भांति लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान वहाँ के संविधान की विशेषता मानी जाती है। संविधान में जनता को सर्वोपरि माना गया है, जनता को अंतिम रूप से उत्तरदायी माना गया है, या हम यूँ कहें संप्रभु शक्ति अंतिम रूप से जनता के हाथों में है। चाहे शासन कार्य पदाधिकारी करते हों, चाहे वो अपनी शक्तियाँ प्रयुक्त करते हों, लेकिन वो जो शक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं उनको ये शक्ति जनता ने दी है। संप्रभुता जनता में वास करती है। ये विशेषता स्विट्जरलैंड की भारत के संविधान से मिलती जुलती है। तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में भी भारत की भांति संप्रभुता जनता में निवास करती है। तो इस प्रकार इन्हें मौलिक विशेषताओं या मौलिक बिंदुओं के आधार पर हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका एक साधारण निकाय के रूप में कार्य करती है। वहाँ का संविधान जनप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बहुल कार्यपालिका और तिहरी नागरिकता ये स्विट्जरलैंड के संविधान की कुछ मौलिक, विशिष्ट या महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती हैं जो कि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार एक एक बिंदु के माध्यम से हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ के संविधान की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ
कि इस वीडियो के माध्यम से स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रकृति कैसी है, वहाँ के संविधान की साधारण या सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनका भी हम अध्ययन कर सकेंगे, उनको भी समझ सकेंगे। इसके साथ साथ हम यह बात भी जान पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की ऐसी विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो कि अन्य देशों में प्रचलन में नहीं है या अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान की साधारण विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं, विशिष्ट या अनूठी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनका अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मौलिक बातों को समझ सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार इन विशेषताओं के माध्यम से स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन आसान हो सकता है। इसकी मूल प्रवृत्ति को, इसकी प्रकृति को समझने में यह आपके लिए सहायक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। दोबारा नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।